बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। और आज अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 23 का टॉपिक एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन से बच्चों आप बहुत फेमिलियर हो, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन आज हम इसके बारे में देखेंगे कि एसिड रेन होती क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर हम इसके कुछ इम्पैक्ट्स स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिविंग थिंग्स पे या हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारी इकोलॉजी पे कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसिड रेन जो है वो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट एंगस स्मिथ, उसने जो है वो डिस्कवर की थी। उसने इन्वायरमेंट की स्टडी के दौरान ये चीज़ फाइंड आउट की कि जो रेन है ये नॉर्मल रेन नहीं है बल्कि ये एसिडिक है। ठीक है, और लेटर ऑन जब 1852 में तो इतनी कुछ इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या इस पर इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन लेटर ऑन जो जो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन बढ़ती गई तो फिर हमने जो है वो 1950s के बाद जो है वो ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी एसिड रेन को। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एसिड रेन है क्या चीज़। तो देखो बच्चों, एसिड और बेस को फाइंड आउट करने का या मेजर करने का एक स्केल होता है हमारे पास, दैट इज़ पीएच स्केल। ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस की पीएच देख के बताते हैं कि क्या वो एसिड है या फिर बेस है। और आप जानते हो कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, उसकी वैल्यूज स्टार्ट होती हैं 0 से 14 तक। ठीक है, और इसमें जो मिडिल वैल्यू आती है 7, ये आपके पास न्यूट्रल होता है। अब पीएच स्केल में क्या होता है, 7 जो है इसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है या कोई भी सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है। 7 से अबव जो यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी होती हैं इसको हम कहते हैं बेसिक है। और अगर किसी सब्सटेंस की पीएच 7 से लेस हो इस तरफ तो इसको हम कहते हैं ये एसिडिक है। ठीक है, अब आपके पास नॉर्मल जो वाटर होता है, आप जानते हो कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा रेन वाटर होता है उसकी पीएच 7 नहीं होती। ठीक है, हमारा जो रेन वाटर होता है वो नॉर्मली भी एसिडिक होता है। ठीक, अब होता क्या है कि आप जानते हो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ या वाटर के साथ इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शन के रिजल्ट में बना देती है H2CO3। ठीक है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि इस तरह से डिसोसिएट होता है, H2CO3 डिसोसिएट होके आपके पास H+ बनाएगा और फिर HCO3 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को डिसोसिएट करने की एबिलिटी रखता है। तो ये आपके पास जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक सा एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो ये रेन वाटर के साथ मिलके उसको स्लाइटली एसिडिक कर देती है। सो इस केस में नॉर्मल रेन भी जो होती है, नॉर्मल जो रेन हो रही होती है बच्चों, उसकी भी पीएच 7 नहीं होगी, बल्कि नॉर्मल रेन जो है उसकी पीएच राउंड अबाउट होती है 5.6 से लेके 7 तक, या मोस्टली ये 6 तक ही जाती है, प्योरली न्यूट्रल नहीं होती। ठीक है, सो अगर इस रेंज में, हालांकि आपको पता है कि 6 और 5 अगर किसी चीज़ की पीएच होती है तो वो भी एसिडिक होती है, लेकिन नॉर्मली हम इस रेन को नॉर्मल रेन कंसिडर करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्लाइटली वीक सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड है, ये कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता लिविंग थिंग्स में। सो अगर आपके जो रेन आ रही है उसकी पीएच 5.6 से लेके 6 वगैरह तक है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल रेन। लेकिन अगर पीएच 5.6 से लेस हो जाती है तो वो हमारे पास होती है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन होगी जिसकी पीएच लेस देन 5 होगी मोस्टली। ठीक है, 5 से लेस अगर आपके एसिड रेन की या रेन वाटर की पीएच है तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होती है। अब हम देखते हैं कि ये होती कैसे है। तो इन जनरल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अगर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, अब उन पोल्यूटेंट्स में मोस्टली जो ऑक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और ऑक्साइड्स में जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो जब इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वाटर वेपर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसके रिजल्ट में वो डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं, और वो एसिड
प्रेसिपिटेशन के साथ यानी वाटर रेन वगैरह के साथ जब ज़मीन पे आता है तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन, यानी ऐसी बारिश को हम तेज़ाबी बारिश या फिर एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसे हमने लास्ट टॉपिक स्मोक वगैरह भी डिस्कस किया, तो स्मोक एक लोकल फिनोमेना था। ठीक है, स्मोक एक खास एरिया में होती है और हवा वगैरह से वो ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रांसफ़र नहीं होती। जबकि जो एसिड रेन है इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स वगैरह जो चीज़ें शामिल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पोल्यूटेंट्स जो है वो इमर्ज होते हैं तो उसी लोकल एरिया में उसी में एसिड रेन हो। ठीक है, एसिड रेन डिस्टेंट एरियाज़ पे भी हो सकती है। जैसे 1952 में ये स्टडी की गई थी नॉर्वे वगैरह के अंदर। ठीक है, नॉर्वे हो गया, इसके साथ डेनमार्क और इस तरह के जो सिटीज़, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये जो है वो देखी गई थी। तो देखा ये गया कि वहाँ पे लोकल जो है वहाँ पे इतनी पोल्यूशन नहीं थी, बल्कि जो ये एसिड रेन के जो काज जो थे, यानी जो ऐसे पोल्यूटेंट्स थे जो इसका बायस बने, वो उसके नेबरिंग कंट्रीज से जो है वो ट्रांसफ़र हुए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस मुल्क में या जिस इलाके में जो है वो ज़्यादा हों, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हों, तो या प्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो तो उसी में हो, क्योंकि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये एयर के साथ मूव कर सकते हैं टू द लॉन्ग डिस्टेंट एरियाज़। तो जहाँ पे जाके फिर प्रेसिपिटेशन होगी यानी बारिश होगी तो वो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। दूसरी बात, एसिड रेन ज़रूरी नहीं है कि ये बारिश ही हो, ये आपके पास एसिडिक स्नो भी हो सकती है। ठीक है, या मिस्ट की फॉर्म में या ड्राई एसिड की फॉर्म में, किसी न किसी, यानी जैसे एसिडिक के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम एसिडिक प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं कि वो रेन की फॉर्म में भी आ सकती है, स्नो वगैरह की फॉर्म में भी हो सकती है, या ड्राई एसिड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन। कॉजेज ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन होती क्यों है। तो कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होते हैं, जो कि एसिड रेन का बायस बनते हैं, और इन पोल्यूटेंट्स में बच्चों ज़्यादातर नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो शामिल होते हैं। आप जानते हो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी वो जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वो डिफरेंट एसिड्स बनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं डिफरेंट कॉजेज हैं एसिड रेन के। सबसे पहला है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड्स हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो बनते हैं थ्रू कंबस्शन। जब कहीं पे कंबस्शन होती है, और स्पेशली कोल वगैरह या इस तरह के जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कंबस्शन होती है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बनती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में और डिफरेंट कैटलिस्ट वगैरह की प्रेजेंस में इंटरेक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जब वाटर वेपर्स के साथ मिलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ मिलती है तो वो बनाती है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो ये अगर एसिड रेन के अंदर शामिल हो जाएगा तो इट मीन्स वो जो है उसकी पीएच को, एसिड रेन की पीएच को काफ़ी हद तक लो करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एसिडिटी है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो मेजर इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन क्या है वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो 2-3 सोर्सेज से आते हैं। पहला सोर्स है कंबस्शन, दूसरा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हम मेटलर्जी के अंदर जब हम मेटल्स वगैरह को ऑब्टेन कर रहे होते हैं तो मेटल्स की जो ओर्स होती हैं उनको हम रोस्ट करते हैं, हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उसके रिजल्ट में भी सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की फॉर्मेशन होती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कैसे बनते हैं। तो बर्निंग वगैरह के दौरान या कुछ नेचुरल जो है वो फिनोमेना होते हैं, जैसे वोल्केनिक एक्शंस होते हैं, या हमारे पास थंडरस्टॉर्म होता है, तो उसके रिजल्ट में भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होते हैं तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह के साथ और ओजोन वगैरह के साथ इंटरेक्शन के रिजल्ट में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और बच्चों, नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
ठीक है। इसके अलावा सिंपली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर हाई एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि सनलाइट वगैरह प्रेजेंट है या टेम्परेचर ज़्यादा है या कुछ इस तरह की कोई जो है वो चीज़ शामिल है, तो फिर इंटरेक्शन के रिजल्ट में ये भी नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड जब वाटर वेपर्स के साथ यानी बारिश के साथ नीचे आएगा तो वो एसिड रेन होगी, वो नॉर्मल रेन नहीं होगी। तीसरा कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है वो सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, जिसके रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड एसिड रेन के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसकी, क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हमारी स्किन वगैरह के लिए भी इतना कुछ हार्मफुल नहीं है और ना ही इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है डिफरेंट चीज़ों पे। सो एसिड रेन के अंदर इसको हम तकरीबन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो दो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं इसमें एसिड रेन में। अब इनमें से भी सल्फ्यूरिक एसिड मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, यानी आप एक नॉर्मल एस्टिमेट के मुताबिक आप ये कह सकते हो कि तकरीबन 60% जो एसिड रेन होती है, 60 to 65% एसिड रेन होती है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड उसके बाद आता है, तकरीबन 30 से 35% जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा 1% या 2% तक और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तीसरा सोर्स फोर्थ वन जो है वो है डायरेक्ट रिलीज ऑफ एसिड टू द एटमॉस्फेयर। अब हमारी ह्यूमन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके रिजल्ट में एसिड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो सकता है, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब मेटल्स वगैरह की जो इंडस्ट्री है, तो मेटल्स वगैरह की वॉशिंग के लिए अक्सर जो है वो एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। अब अगर उन एसिड के वेपर्स जो हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो वो फिर वेपर्स जब एटमॉस्फेयर के ऊपर होंगे, जब बारिश आएगी तो वो वेपर्स यानी जो एसिडिक वेपर्स हैं वो बारिश के साथ ज़मीन पे आएंगे, जो कि एसिड रेन होगी, ठीक है। दूसरा कुछ नेचुरल फिनोमेना है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है। तो वोल्केनिक इरप्शन के रिजल्ट में कुछ गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे आपके पास HCl वगैरह, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस फॉर्म में वहाँ से रिलीज होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता है। और HCl जो है जो एसिड रेन का बायस बनेगा, तो इसको हम टेम्परेरी एसिड रेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर वोल्केनिक एक्शन से यानी HCl रिलीज होती है और उसके रिजल्ट में रेन होती है, तो इसको हम टेम्परेरी एसिड रेन कह सकते हैं। अब टेम्परेरी एसिड रेन इसलिए कहते हैं कि ये उन इलाकों पे होगी जहाँ पे वोल्केनिक एक्शंस होते हैं, यानी जहाँ पे आतिशफशां जो पहाड़ वगैरह हैं उनसे लावा वगैरह निकलता है जिसमें से HCl वगैरह रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे जो बारिश होगी वो तेज़ाबी बारिश होगी और ये टेम्परेरी होगा। जब यहाँ से रिलीज़ होगी HCl वगैरह या इस तरह के एसिड्स, तो वो फिर बारिश के साथ दोबारा ज़मीन पर आएंगे। जो हम देखते हैं एसिड रेन के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन में डिफरेंट चीज़ों को ये अफेक्ट करती है। जाहिर सी बात है पीएच एसिड रेन की कम होती है नॉर्मल वाटर से, तो जहाँ जहाँ पे वाटर इंटरेक्ट करेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी वो एसिडिक हो जाती हैं। आप जानते हो कि जो रेन वाटर है जब ज़मीन पे आता है तो ये फ्लो करके डिफरेंट रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स वगैरह के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे लेक है तो ये लेक के वाटर को क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। अगर एसिडिक रेन वाला पानी किसी लेक में शामिल हो गया, किसी स्ट्रीम में शामिल हो गया, तो वो उसको एसिडिक कर देगा। अब उसके एसिडिक होने से क्या होगा कि उस लेक के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, स्पेशली जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशेज वगैरह हैं, तो फिशेस वगैरह की क्या हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ फिशेस होती हैं जो कि एसिडिक पीएच पे, यानी पीएच जब कम हो तो उस पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो वाटर की अगर पीएच कम होगी तो वो फिश जो है वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो पहला जो है वो इम्पैक्ट इसका डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ पे पड़ेगा और इनडायरेक्टली उन वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी किसी लेक, स्ट्रीम या रिवर वगैरह के अंदर, उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, फिशेज हो गई या और भी लिविंग थिंग्स जो हैं, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट आता है रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, फसलें जो होती हैं उनमें। अब आप जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो हम डिफरेंट क्रॉप्स को जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर हम एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर वो एसिडिक वाटर होगा तो वो क्या करेगा, वो जो सॉइल है जिसके अंदर आपने क्रॉप लगाई हुई है उसको एसिडिक कर देगा।
उसको एसिडिक कर देगा तो उससे आपके पास जो क्रॉप्स की ग्रोथ है या प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मुतासर होगी और जिसके रिजल्ट में आपके पास अच्छी यील्ड नहीं आएगी। दूसरा ये होगा कि जब वो सॉइल जिसके अंदर आपने प्लांट्स वगैरह कोई क्रॉप लगाई हुई है तो अगर उसके ऊपर एसिड रेन आएगा तो एसिड रेन वाला पानी जो है वो वहाँ से मिनरल्स वगैरह को अपने साथ लेके चला जाएगा, तो मिनरल्स कम होंगे तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी और उसके रिजल्ट में उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, उससे हमें जो पैदावार मिलेगी वो भी कम मिलेगी। तीसरा इफेक्ट है कि आपके पास जो एसिड रेन है वो मेटल्स वगैरह को लीच आउट कर देती है। लीच आउट करने का मतलब क्या है? आप जानते हो कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो हमारी ज़मीन के अंदर उनके मेटल ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब नॉर्मल वाटर जब वहाँ से फ्लो करता है तो वो उनको साथ लेके नहीं जाता, लेकिन अगर एसिडिक वाटर होगा जिसमें एसिड शामिल होगा तो वो क्या करता है, हमारी ज़मीन से, सॉइल से जब मूव करेगा तो वो वहाँ उसके अंदर मिनरल्स के अंदर जो मेटल्स हैं उनको अपने साथ लेके निकाल के चला जाएगा। ठीक है, अब ये जब मिनरल्स को वहाँ से निकाल के ले जाएगा तो इसकी वजह से सॉइल डिस्टर्ब होगी। ठीक है, जिसमें अब सॉइल में डिस्टर्बेंस क्या होगी, जो ओर्स वहाँ पे फिक्स हुई थी उनकी कंसंट्रेशन कुछ कम हो गई है, जिसके रिजल्ट में जो हमारी सॉइल है उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, उसके रिजल्ट में लैंडस्लाइडिंग या इस तरह के इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डैमेज स्टोन एंड मार्बल बिल्डिंग्स। आप जानते हो कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो स्टोन्स या मार्बल वगैरह से बनाई जाती हैं, तो अगर एसिड रेन इन बिल्डिंग्स पे पड़ती है तो वो उनको भी ख़राब कर देती है। वो कैसे ख़राब करती है कि लेट सपोज आप जानते हो कि मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से जब एसिड कोई इंटरेक्ट करता है, लेट सपोज आपकी जो एसिड रेन हुई है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है अगर H2SO4, वो जब इंटरेक्ट करेगा तो वो बना देता है कैल्शियम सल्फेट, साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बनेगा वाटर। यानी वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर देगा, जिसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स बनेंगी जो कि वाटर के साथ वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी। अब जब वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी तो जो वहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर से जहाँ जहाँ से ये मूव करेंगी वहाँ पे दरारें सी पड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की दरारें से जब पड़ना शुरू हो जाएंगी तो जो बिल्डिंग है जो इनसे बनी हुई है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरा, आपने बड़ा फेमस सुना होगा जो ताजमहल है, इसमें काफ़ी हद तक स्टोन वर्क हुआ है, मार्बल वगैरह का वर्क हुआ है। तो एक तो ये होता है कि एक तो इस तरह की दरारें वगैरह ये बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है, कलर जो बिल्डिंग्स का है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी मोनूमेंट्स या इस तरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं जो जिनके अंदर स्टोन वर्क या मार्बल वगैरह का काम हुआ है, तो उसमें एसिड रेन जो है वो उसको डैमेज कर देती है। उसके बाद प्लांट्स पे एक इफेक्ट आता है इस एसिड रेन का, दैट इज एक्सटेंसिव लीफ ड्रॉप। प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, आप जानते हो कि प्लांट्स के लीव के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कोटिंग होती है जिसको हम वैक्सी कोटिंग भी कह सकते हैं, तो वैक्सीक्यूटिकल भी कहते हैं उसको प्लांट के अंदर। तो वो जो वैक्सी कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, उसके ऊपर जब एसिडिक रेन पड़ेगी जिसके अंदर एसिड शामिल है तो वो क्या करेंगे, उस वैक्सी कोटिंग को साथ वॉश आउट कर लेंगे, वहां से प्लांट के लीव से निकाल के ले जाएंगे, जिससे जो लीफ है वो वीक हो जाएगा और वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, दूसरा उसका जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उस पर भी इफेक्ट आएगा, उसकी जो फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से एक तो प्लांट्स जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं अच्छी कर पाते तो उनकी ग्रोथ वगैरह और नॉर्मल जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी, और दूसरा ये है कि वो लीव्स गिरना भी शुरू हो जाते हैं। फिर है जी, अगर आपके पास जो एसिड रेन है उसकी पीएच कम है, यानी वो स्ट्रांगली एसिडिक हो गई है, तो फिर ये आपकी स्किन वगैरह के लिए भी जो है वो हार्मफुल है। एनिमल्स की स्किन के लिए भी और ह्यूमन बीइंग भी अगर इससे इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी स्किन को ये बर्न कर सकती है या स्किन इन्फ्लेमेशन वगैरह कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा फैब्रिक्स वगैरह ये इस तरह का जो मटेरियल होता है उसके कलर को भी ये फेड कर देती है। इसके अलावा चूंकि ये एसिडिक है तो एसिड्स आपको पता है कि क्रोसिव नेचर रखते हैं,
ये करोड कर देते हैं, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो जिस जिस मटेरियल के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, जैसे ये स्टील वगैरह के साथ, प्लास्टिक के साथ, या मेजनरी वर्क यानी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई होती है, तो इस तरह के जो भी काम हुए होंगे, जो भी मटेरियल होगा उसके साथ अगर ये एसिड इंटरेक्ट करेंगे तो उसको करोड कर देंगे, ख़राब कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है इसका, लीच आउट ऑफ मेटल्स का। अब देखो, जब मेटल्स यहाँ से निकल के जाती हैं उस एसिड रेन के साथ, एसिडिक जो वाटर है उसके साथ, और वहाँ से जाके किसी लेक वगैरह में शामिल हो जाती हैं। अब लेक वगैरह के अंदर शामिल होती हैं तो वहाँ पे जो फिशेज हैं वो फिश इसी वाटर को यूज कर रही हैं जिसके अंदर ये जो है वो मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो लेट सपोज अगर एल्यूमिनियम उसके अंदर प्रेजेंट है, उस जो वाटर है उसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, वो फिश के अंदर जाएगा तो ये फिश के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फिश के जो गिल्स हैं जिससे फिश सांस लेती है उसको कोगुलेट कर लेता है, उसको उसके अंदर जमा देता है उनको, जिसकी वजह से आप यूँ समझ लो कि एक फ़िश को सफोकेशन वगैरह होती है जिससे फ़िश की डेथ हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उसकी डेथ नहीं हुई, अब उस फिश को अगर इंसान यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये एल्युमिनियम इनडायरेक्टली इस वे से फिश के थ्रू वो इंसान के अंदर आ जाएगा और इंसान के अंदर फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये पूरी जो चेन है, जो फूड चेन है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर ये मेटल्स लीच आउट होके उस पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं, उस पानी को फिश जाहिर सी बात है उसके अंदर रह रही है तो उसके अंदर शामिल होंगे, और फिश के थ्रू फिर वो ह्यूमंस में भी या फिश को खाने वाले और जो जानवर हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा एसिड रेन क्या होती है, उसके जो सोर्सेज हैं या काजेज़ हैं वो क्या हैं, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। तो इसको आपने इस टॉपिक को इन्हीं 3 बातों को, यानी ये जो 3 हमने मेन टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं 3 को आपने सही तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।